अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप एक बॉइल्ड अंडे को अनबॉइल्ड कर सकते हैं? और क्या आप जानते हैं जब बारिश होती है तो हमें एक खुशबू सी आती है जिसे हम मिट्टी की खुशबू भी कहते हैं। वो असल में क्यों आती है और इसका क्या नाम है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आप सभी डेली बेस पर यूज करते हैं, पर आपको इसे यूज करने के लिए किसी भी किस्म की कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। कोई भी एप्लीकेशन हो, गूगल मैप या एप्पल मैप, आप इस एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करके फ्री में ही इसे यूज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको किसी भी किस्म की एड्स नहीं शो होंगी। बहुत सी कंपनीज तो बस इसी गूगल मैप की वजह से चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल उबर, करीम, ओला और भी इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशन है। इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी को आप फ्री में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीपीएस को ऑपरेट करने में कोई भी खर्चा नहीं आता होगा। अगर इसका जवाब नहीं है, जीपीएस को यूएसए की नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर 1973 में स्टार्ट किया था और इसकी पहली सैटेलाइट साल 1974 में लॉन्च की गई थी और फिर वक्त के साथ साथ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। आज अब तक स्पेस में तकरीबन 24 सैटेलाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो जमीन के 95% लिविंग एरियाज को कवर करता है और इस नेटवर्क का नाम नावस्टार है। ये अर्थ के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता रहता है और किसी भी हमारी लोकेशन को फाइंड करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट से हमारा फोन सिग्नल रिसीव करता है, फिर हमें शो होती है। जीपीएस को लॉन्च करने का तकरीबन कॉस्ट $12 बिलियन था और जीपीएस का एनुअल खर्चा $450 मिलियन है। अब जरा आप बता सकते हैं इतना ज्यादा पैसा इसके लिए कौन डोनेट करता है? तो इसका जवाब है कि इसका सारा पैसा अमेरिकन सिटीजन के टैक्स से लिया जाता है और इसकी मेंटेनेंस का काम भी अमेरिकन गवर्नमेंट ही करती है और सिर्फ अमेरिकन टैक्स से ही पूरी दुनिया इस जीपीएस का इस्तेमाल कर रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। फैक्ट नंबर 2, अर्थक्वेक यानी जंजले की वजह से हमें कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा तो शायद आप सभी को होगा ही। क्या आपको पता है कि अर्थक्वेक आने से पहले जमीन में एक गोल भी बनता है? ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के जियोफिजिशियन डियोन का कहना है तो जब अर्थक्वेक आता है तो इसकी वजह से जमीन के अंदर कुछ किलोमीटर तक क्रैक पड़ जाते हैं जिसे फोल्ड कहते हैं। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे तक टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका और कई साइज मेटल मिला होता है। इन मेटल्स में गोल्ड भी पाया जाता है और जंजले की आने की वजह से ये फोल्ड और भी बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे के प्रेशर कुकर खोल दिया जाए तो वाटर स्ट्रीम की फॉर्म में बाहर आता है ना, बिल्कुल ऐसे ही जमीन के नीचे सिलिका क्वार्ट्ज बन जाता है और इसके साथ गोल्ड हमारी जमीन के सरफेस के और भी पास आ जाता है जिसे हम थ्रू माइनिंग के निकाल सकते हैं आसानी से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि गोल्ड के सरफेस के पास आ जाने से अर्थक्वेक एक अच्छी चीज है, ये तो एक फैक्ट है बस। फैक्ट नंबर 3, हमारी लाइफ के लिए इस पूरी दुनिया की ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं और इसी ऑक्सीजन की जरूरत की वजह से ही हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। क्या आप जानते हैं जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ के जरिए लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त पौधे लगाने चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं दरख्त और पौधे हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 28% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। 70% ऑक्सीजन हमें समंदर के दरख्त और पौधों से मिलता है। इन मरीन प्लांट्स में फोटोप्लैंक्टन, कैल्प और दूसरी किस्म के प्लैंक्टन पौधे होते हैं और बाकी 2% ऑक्सीजन हमें डिफरेंट प्लेसेस से मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 28% जो हमें जमीन के पौधों से और दरख्तों से मिलता है वो कुछ भी नहीं है। ये 28% जमीन में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है और अगर डिफॉरेस्टेशन होती रहे तो ये ऑक्सीजन की क्वांटिटी 28% से कम होके 20% तक हो सकती है और इन दी एंड ये 0% भी हो सकती है। और उसके बाद क्या होगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए जब भी आपको मौका मिले अपने एरिया में जरूर कोई ना कोई पौधा या दरख्त जरूर लगाएं और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त पौधों को बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 4, हमारे पास कुछ ऐसी भी चीजें मौजूद हैं जिनकी सप्लाई अनलिमिटेड है, जैसे कि एयर और सूरज की एनर्जी, और हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही रहती है कि इनकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोई भी टेक्निक डेवलप कर सकें जिससे लिमिटेड रिसोर्स जैसा कि पेट्रोलियम। कुछ साइंटिस्ट ने यूरेन की मदद से मोबाइल को चार्ज कर दिखाया। इसके लिए उन्होंने माइक्रोबेल फ्यूल सेल्स यानी MFC का इस्तेमाल किया। MFC एक एनर्जी कन्वर्टर होता है
है जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिससे हमारे सेल्स खाने वाली चीज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वह मतलब कि हमारे यूरिन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। फैक्ट नंबर 5, आपने कभी ना कभी ये बात शायद नोटिस की होगी कि आपको सोते वक्त छींक नहीं आ सकती। एक्चुअली छींक हमें 2 मौकों पर आती है। एक तब जब हमें सर्दी लग रही होती है क्योंकि उस वक्त आपकी नेजल कैविटी में मुकस मेम्ब्रेन स्वेल होने की वजह से रेगुलर रूटीन से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और दूसरी तब हमें छींक आती है जब कोई भी डस्ट पार्टिकल आपकी नाक में चले जाते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हिस्टामाइन रिलीज होता है हमारी बॉडी से, जो कि नेज़ल मुकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है, और ये मेम्ब्रेन दिमाग को एक सिग्नल भेजता है और इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में फ्रिंगल और ट्रेचर मसल को सिग्नल देता है, जिससे हमारे नाक और गले की ओपनिंग बढ़ जाती है और हमें फिर छींक आ जाती है। पर जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो इरिटेशन को डिटेक्ट करते हैं वो डीएक्टिवेट रहते हैं। इसकी वजह से सोते वक्त हमें छींक नहीं आती। फैक्ट नंबर 6, आप सब ने अंडों को कभी ना कभी तो जरूर बॉयल किया होगा, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इस बॉयल अंडे को आप दोबारा से अनबॉयल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है जी हाँ। यानी अंडे को बॉयल करने के बाद आप उसे फिर से कच्चा बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा पॉसिबल है। अंडे का व्हाइट पार्ट और यॉक मेनली प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन एक लॉन्ग मसल होता है जो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, बिल्कुल एक चेन की तरह, जिसमें एक चेन मॉलिक्यूल प्रोटीन है और जिन छोटे पार्ट से मिलकर चेन बनी है उसे हम एमिनो एसिड कह सकते हैं। जब प्रोटीन पानी के अंदर होता है तो ये सब चेन अलग रहती हैं, और जब हम अंडे को बॉयल करना स्टार्ट करते हैं तो ये सब चेन एनर्जी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये चेन खुलना शुरू हो जाती हैं, जिसे डिनटरिंग कहते हैं, जिसकी वजह से उन चेन्स का आपस में एक मेस बन जाता है, और इसी तरह एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अंडे का लिक्विड फॉर्म एक सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। अनबॉयल करने का मतलब ये हुआ जो प्रोटीन की चेन्स खुली हैं और मेस बना है तो उस मेस को दोबारा सेपरेट कर देना है। ऐसा करने के लिए यूरिया का यूज किया जाता है। यूरिया सोल्यूशन इन चेन्स को अलग अलग कर देता है। इन चेन्स की खास बात ये है कि जैसे आप इन्हें अलग अलग करते हैं, चेन्स दोबारा फोल्ड होके अपने अलग बंडल ऑफ चेन बनना स्टार्ट कर देती हैं, जिनसे अंडा दोबारा उसी अनबॉयल फॉर्म में आ जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी अपना सांस रोका है? आपने कभी नोटिस किया है कि आप कितनी देर तक सांस को रोक सकते हैं? सांस रोकने की वजह से ऑक्सीजन की कमी आपके दिमाग में होती है, और अगर आपके दिमाग को 30 से 180 सेकंड्स तक ऑक्सीजन ना मिले तो आपके कॉन्शियस का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। एक मिनट के बाद आपके ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, और 3 मिनट के बाद आपके दिमाग के डैमेज होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा हो जाएंगे, और 5 मिनट के बाद आपकी मौत भी हो सकती है। और हम इंसान 15 मिनट से ज्यादा अपने सांस को नहीं रोक सकते। फैक्ट नंबर 8, आपकी बॉडी की एनर्जी का 20% सिर्फ आपका ब्रेन ही यूज कर लेता है। इसीलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि बॉडी में एनर्जी के कम होने की वजह से इसका असर सबसे पहले आपके दिमाग पर पड़ता है, फिर वो सर दर्द भी हो सकता है, अजीब सी फीलिंग आने लगती है, कोई भी काम करने का दिल नहीं करता। सो जब भी नेक्स्ट टाइम आप ये फील करें तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा कम है, और इसके लिए आप कुछ खा लें या पी लें ताकि आपकी एनर्जी रिटेन हो सके। फैक्ट नंबर 9, अक्सर ऐसा होता है आप किसी मॉल में कार पार्क करके भूल गए कि मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की है, और आपके पास रिमोट कंट्रोल सेंसर है, तो आप उसे प्रेस करके आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, पर रिमोट रेंज कम होने की वजह से या किसी और वजह से कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए आप अपने रिमोट को चिन के नीचे रख के यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपका स्कल एक कंडक्टर की तरह काम करेगा, और जिससे कीज को एक्स्ट्रा एंटीना प्रोवाइड करेगा, जिससे कीज की रेंज बढ़ जाएगी। ट्राई करके जरूर देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10, बारिश। इस लफ्ज को सुनते ही अक्सर खुशी सी होती है। एक्चुअली जब पहली बार बारिश होती है तो उसमें एटमॉस्फेयर में एक स्मेल से फैल जाती है, जिसे हम मिट्टी की खुशबू भी कहते हैं, और बहुत सारे लोगों को बारिश इसलिए भी पसंद है कि वो खुशबू को एंजॉय कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने इस स्मेल को एक नाम भी दिया है, पेटरीचर। एक्चुअली बारिश के बाद खुशबू मेनली 3 चीजों की वजह से आती है। नंबर 1, जमीन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मिट्टी में पोर्स बना देते हैं, और जब बारिश होती है तो ये पोर्स पानी से डिस्प्लेस हो जाते हैं।
नंबर 2, कुछ दरख्त और पौधे नेचुरली ऑयल रिलीज करते हैं जो मिट्टी में रहता है और बारिश होने की वजह से ये हवा में मिल जाता है। और नंबर 3, ओजोन। इसकी बहुत सी हल्की सी स्मेल होती है, इसीलिए इसका नाम ओजोन के नाम पर है, जिसका मतलब होता है स्मेल। ओजोन के मॉलिक्यूल बारिश के साथ मिलकर नीचे जमीन पर आ जाते हैं और इन 3 फैक्टर की वजह से हमें बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में एक खुशबू सी महसूस होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।